हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम 291 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग क्विक बुक का दोस्तों चैप्टर नंबर 3 बायोलॉजी का सेक्शन करने वाले हैं दोस्तों। मानव शरीर का तंत्र है दोस्तों। आप लोग इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा दोस्तों। अपने साथियों को भी बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा साथियों। ये दोस्तों सीरीज जो हम स्टार्ट किए साइंस का दोस्तों, बिहार दरोगा, बीपीएससी और अदर कमीशन, रेलवे हुआ, एसएससी हुआ, इसमें भी दोस्तों साइंस का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए साइंस को पहले हम कवर कर रहे हैं। इसमें साइंस से दोस्तों बीपीएससी और बिहार दरोगा दोस्तों 30 से 35 क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। 30 से 35 क्वेश्चन को पूछा जाता है। आप लोग इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिए। ये थ्योरी वीडियो कवर किया जा रहा है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हर एक पार्ट का ऑब्जेक्टिव वीडियो साइंस में स्पेशल लाया जाएगा दोस्तों। और हिस्ट्री का भी मास्टर वीडियो धीरे धीरे अपलोड किया जाएगा एग्जाम 91 चैनल पर दोस्तों। आप भाई बहनों और साथियों से यही निवेदन है दोस्तों कि वीडियो अच्छा लगे दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और नहीं लगे दोस्तों तो मत कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज हमारा दोस्तों चैप्टर नंबर 3 है मानव शरीर का तंत्र। जो भाई बहन पीछे वाला चैप्टर नहीं देखेंगे वो जाके प्लेलिस्ट में वीडियो को देखिए। थ्योरी पार्ट है दोस्तों, पूरा जितना है सभी एक पार्ट में किया जाएगा कंट्रोल दोस्तों। क्योंकि बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। 10 से 12, 15 से 15 क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है बिहार दरोगा बीपीएससी में दोस्तों। उसी को देखते हुए ये स्टार्ट किया गया है दोस्तों। चलिए साथियों हम लोग स्टार्ट करते हैं। पाचन तंत्र है साथियों। पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम। मनुष्य के पाचन तंत्र में सम्मिलित अंगों को दो मुख्य भागों में बांटा जाता है गया है। पहला है आहार नाल तथा दूसरा सहायक पाचन ग्रंथियां साथियों। देखिए आहार नाल, एलिमेंट्री केनाल और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। यह एक लंबी व सतत नलिका है जो मुख्य माउथ से गुदा एनस तक फैली हुई है। मनुष्य की आहार नाल लगभग 30 फीट लंबी होती है जो निम्नलिखित भागों में बटी रहती है साथियों। पहला है मुख गुहा, ये नंबर दोस्तों बी है ग्रसनी, सी है दोस्तों ग्रास नली, चौथा अमाशय, पांचवा आंत और छोटी आंत और बड़ी आंत है साथियों। देखिए मुख गुहा, ओरल कैविटी ऑफ ब्यूक्यूशियल कैविटी। मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है। मुख गुहा में जीभ और दांत होते हैं साथियों। देखिए स्वाद का अनुभव करने के लिए जीभ के ऊपरी सतह पर स्वाद कलिकाएं टेस्ट बड्स पाई जाती है जो मीठा, खट्टा और नमकीन व कड़वे स्वाद का अनुभव करवाती है साथियों। मम्स और गलसुआ, यह पैरामिक्सिको वायरस द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारी है जिसमें पैरोटीड ग्रंथि में सूजन और जलन व दर्द होने लगता है साथियों। मुख गुहा में पाचन का प्रारंभ मुख गुहा से ही हो जाता है। कहाँ से होता है दोस्तों? पाचन का प्रारंभ मुख गुहा से ही हो जाता है, जहाँ भोजन को लार स्लाइवा की सहायता से मथा जाता है साथियों। सभी लार ग्रंथियां लार स्रावित करती है जिसमें 99% जल तथा 1% एंजाइम होते हैं। लार में मुख्यतः दो प्रकार की पाचक एंजाइम टैलिन व लाइसोजाइम पाए जाते हैं। मेढक और व्हेल मछली में लार ग्रंथियां नहीं पाई जाती है। लार में टैलिन नामक एंजाइम उपस्थित होते हैं जो भोजन के स्टार्च को डाइसेक्राइड मल्टोज में तोड़ देता है दोस्तों। उसमें तोड़ता है स्टार्च को डाइसेक्राइड में तोड़ देता है साथियों। और स्टार्च, टाइलिन और मल्टोज है साथियों। लार में उपस्थित लाइसोजाइम व थायोसाइनेट आयन को भोजन के साथ आए हुए सूक्ष्म जीवों और जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। भोजन में उपस्थित लगभग 30% मंड स्टार्च का पाचन मुख गुहा में ही होता है साथियों, हो जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। दांत को देखिए, दांत टीथ। मनुष्य में 20 दंती हेट्रोडोंट होते हैं, अर्थात मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कृदंतक को इंसीजर बोला जाता है और रत्नक को कैनाइन बोला जाता है और अर्धचवर्णक को दोस्तों प्री मोलर बोला जाता है। चवर्णक को मोलर बोला जाता है साथियों। चलिए कृदंत को इंसीजर
सबसे आगे के दांत होते हैं जिनका कार्य भोजन को काटना होता है। देखिए रत्नक साथियों, कैनाइन नुकीले दांत होते हैं। कैनाइन कहते हैं नुकीले दांत होते हैं जिनका कार्य भोजन को फाड़ना होता है। और अग्रचवर्णक दोस्तों, अग्रचवर्णक जो है प्रीमोलर तथा चवर्णक मोलर को गाल दांत चिक टीथ कहा जाता है जिनका कार्य भोजन को पीसना होता है साथियों। तीसरे चवर्णक लगभग 20 वर्ष की आयु में निकलते हैं जिन्हें बुद्धि दंत विस्डोम टीथ भी कहते हैं, विस्डोम टीथ कहते हैं। ये सबसे अंत में निकलते हैं। अधिक लोगों को 4 अक्कल दाढ़ होते हैं। अधिक लोगों को 4 क्या होते हैं दोस्तों? अक्कल दाढ़ होते हैं। मनुष्य में रत्नक व बुद्धि दंत अवशेषी संरचनाएं वेजिटियल स्ट्रक्चर है। दंत वलक या इनेमल दांत की ऊपरी परत होती है। इनेमल मानव शरीर का कठोरतम भाग है साथियों। इनेमल लगभग 98% कैल्शियम लवण, कैल्शियम फॉस्फेट व कैल्शियम कार्बोनेट द्वारा बना होता है जिसे फ्लोरीन मजबूती प्रदान करता है। देखिए दोस्तों, ये है मुख गुहा, माउथ कैविटी, जीभ टंग है दोस्तों, पैरोटिड ग्रंथि हो गया ये दोस्तों। और ये क्या? ये दोस्तों सबलिंगुअल ग्रंथि हो गया। और इसे सब मैंडिबुलर ग्रंथि इसे बोलते हैं दोस्तों। कंठ को क्या बोलते हैं? सब मिलर ग्रंथि दोस्तों। ये ग्रसनी हो गया दोस्तों। ये क्या हुआ? कंठ को ग्रसनी बोलते हैं। पायरेक्स लार ग्रंथि यहीं से पे होता है दोस्तों। फिर आप देखिए अमाशय, इसे अमाशय बोलते हैं। जो ये है दोस्तों, ये अमाशय है, स्टोमच। और ये साथियों क्या? अग्न्याशय, पेनक्रियाज है। ये जो है पेनक्रियाज है। पीलिया देखिए साथियों, इसे हम पीलिया कहते हैं। और यकृत देखिए दोस्तों, इसे हम यकृत कहते हैं साथियों। अब पित्ताशय देखिए, पीत को पित्ताशय गोल ब्लैडर जिसे बोलते हैं दोस्तों। छोटी आंत, छोटी आंत में देखिए ग्रहणी, ड्यूडेनम। ड्यूडेनम कहाँ होता है साथियों? ये जो है ड्यूडेनम है साथियों। और अग्र क्षुद्रांत जो है ये दोस्तों, अग्र क्षुद्रांत इसे बोलते हैं जिसे जेजुनम बोलते हैं। क्षुद्रांत दोस्तों इसे इलियम बोलते हैं। क्षुद्रांत को क्या बोलते हैं? इसे इलियम बोलते हैं साथियों। गुदा, गुदा एनस दोस्तों, एनस यहाँ पे है, इसे गुदा तालिका भी कहा जाता है। बड़ी आंत में देखिए दोस्तों, बड़ी आंत में सीकम, इसे क्या बोलते हैं? सीकम। मोटा ऐसा जो रहता है उसे सीकम बोलते हैं दोस्तों। नीचे वाला भाग को बोलते हैं बृहदांत दोस्तों, कोलन। मलाशय देखिए, इसको मलाशय बोलते हैं दोस्तों। इंटेस्टाइन बोलते हैं दोस्तों। गदा तालिका एनल कैनाल है दोस्तों। ग्रसनी देखिए, ग्रसनी मुंह गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। मुंह गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है साथियों? ग्रसनी कहलाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर। ग्रास नली को देखिए साथियों, क्या है? ग्रास नली है दोस्तों। चलिए, मुख गुहा से लार युक्त भोजन ग्रास नली में पहुंचता है। यह एक लंबी नली है जो अमाशय में खुलती है। इसके कर्मानुकुचन क्रिया के कारण भोजन नीचे की ओर खिसकता है। यहाँ कोई पाचन क्रिया नहीं होती है साथियों। चलिए अमाशय देखिए, स्टोमोचा दोस्तों। यह वक्ष गुहा में बाईं तरफ फैली होती है। कहाँ फैली होती है? वक्ष गुहा में बाईं तरफ फैली हुई रचना है दोस्तों, जो 3 भागों में बटी रहती है। इसे अग्रभाग कहते हैं, जिसे कार्डियक कहते हैं दोस्तों। दूसरा क्या है? मध्य भाग है, जिसे फंडिक कहते हैं। तीसरा क्या है साथियों? पैस भाग है, उसे पाइलोरिक कहते हैं दोस्तों। अमाशय की भीतरी दीवार पर जठर ग्रंथियां हैं दोस्तों। क्या है? गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है दोस्तों। अमाशय में पाचन दोस्तों, डाइजेशन इन स्टोमाचा। अमाशय प्रोटीन पाचन का प्रमुख स्थान होता है। अमाशय की भीतरी दीवार पर उपस्थित जठर ग्रंथियां जठर रस प्रस्रावित करती है, जो अत्यधिक अम्लीय pH 1.8 होता है। जठर रस के अंतर्गत पाचक एंजाइम यथा पेप्सिन एवं रेनिन तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl एवं म्यूकस आते हैं। HCl की उपस्थिति में पेप्सिनोजन सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है साथियों, एवं प्रोटीन को सरल अणुओं, पहले प्रोटीओज फिर पेप्टोन में तोड़ देता है। पेप्सिन का श्रवण मुख्य कोशिकाओं द्वारा किया जाता है, जो उदर ग्रंथियों के नजदीकी प्रचुर मात्रा में मौजूद रहती है। इसी प्रकार HCl की उपस्थिति में
निष्क्रिय प्रोरेनिन सक्रिय रेनिन में परिवर्तित हो जाता है। यह रेनिन दूध में उपस्थित कैसिनोजन प्रोटीन को कैसिन में बदल देता है। क्या करता है कैसिनोजन दोस्तों? यह रेनिन दूध में उपस्थित कैसिनोजन प्रोटीन को कैसिन में बदल देता है। आमाशय में उपस्थित एक अन्य एंजाइम से क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक लाइपेज। क्या कहते हैं साथियों? गैस्ट्रिक लाइपेज कहा जाता है। वसा का पाचन करके इसे ट्राइग्लिसराइड में बदल देता है। म्यूकस जो है जठर रस के अम्लीय प्रभाव को कम कर आमाशय की रक्षा करता है साथियों। तो देखिए, मनुष्य की आंत की लंबाई लगभग 22 फीट होती है दोस्तों। मनुष्य की आंत की लंबाई कितनी होती है? 22 फीट होती है। शाकाहारियों में आंत की लंबाई अपेक्षाकृत अधिक होती है, जिससे भोजन अवशोषण हेतु अतिरिक्त पृष्ठ क्षेत्र सरफेस एरिया मिल सके। मनुष्य की आंत 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत 3 भागों में व्यक्त होती है, जिस पहले ग्रहणी ड्यूडेनम बोलते हैं उसे, फिर अग्र क्षुद्रांत जिसे जेजुनम बोलते हैं, फिर क्षुद्रांत दोस्तों इलियम बोलते हैं। देखिए, आमाशय से निकलने के पश्चात भोजन अम्लान कहलाता है। यह कायम ग्रहणी में पहुंचता है, जहां सबसे पहले यकृत से निकलकर पीत रस इसमें मिलता है, और क्षारीय प्रकृति का होने के कारण पीत रस कायम को क्षारीय बना देता है। कायम को क्या कहता है? क्षारीय बना देता है। अब पीत रस में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है। यहाँ अग्न्याशय से स्रावित अग्न्याशय रस आकार कायम में मिलती है। इसके पश्चात यह इलियम में पहुंचता है। यहाँ आंत रस की क्रिया कायम पर होती है। छोटी आंत में भोजन के पूर्ण पाचन के उपरांत उसका अवशोषण भी छोटी आंत में स्थित रसांकुर द्वारा होता है। बिना पचा हुआ कायम बड़ी आंत में पहुंचता है। बिना पचा हुआ भोजन कहाँ पहुंचता है दोस्तों? कायम बड़ी आंत में पहुंचता है। जहां जल का अवशोषण होता है एवं शेष कायम मल के रूप में मलाशय में एकत्र होकर गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है साथियों। छोटी आंत में पाचन डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत में भोजन के आते इसमें 3 पाचक रस पीत रस, पहला पीत रस है दोस्तों, फिर अज्ञान रस, फिर आंत रस मिला दिए जाते हैं। पीत रस बाइल जूस क्या होता है दोस्तों? देखिए, पीत रस यकृत द्वारा स्रावित होता है, जो पित्ताशय गॉल ब्लैडर में संचित रहता है। पीत रस गाढ़ा हरे पीले रंग का हल्का क्षारीय द्रव होता है। पीत रस कैसा होता है दोस्तों? गाढ़ा हरे पीले रंग का हल्का क्षारीय द्रव होता है। मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 600 मिलीलीटर पीत रस स्रावित होता है। पीत रस में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है साथियों। पीत रस में पीत वर्णक बाइल पिगमेंट जैसे बिली वार्डिन आदि भी पाए जाते हैं। पीत रस में उपस्थिति 2 लवण जैसे सोडियम ग्लाइकोकोलेट तथा सोडियम टेरोकोलेट भोजन में उपस्थित वसा को जल के साथ मिलाकर छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देता है, जिसे वसा का इमल्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? वसा का इमल्सीकरण ऑफ फैट कहते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के अवशोषण में भी पीत रस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि किसी व्यक्ति का पित्ताशय निकाल दिया जाए तो उस व्यक्ति में वसा का पाचन समानता नहीं हो पाता। उस व्यक्ति में क्या होता है दोस्तों? वसा का पाचन समानता नहीं हो पाता है। अग्न्याशय रस पैनक्रियाज जूस। अग्न्याशय रस क्षारीय होता है, जो अग्न्याशी कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। इसमें 98% जल, शेष 2% एंजाइम और लवण सोडियम बाइकार्बोनेट होते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि सभी के पाचन के लिए पाचक एंजाइम उपस्थित होते हैं, अतः इसे पूर्ण पाचक रस कहते हैं। पूर्ण पाचक रस कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहा जाता है दोस्तों। इसमें एमाइलेज
और ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन और कार्बोसी पेप्टिडेज, लाइपोज आदि एंजाइम पाए जाते हैं साथियों। आंतरस इंस्टेंशियल जूस, यह हल्के पीले रंग का हल्का क्षारीय द्रव है दोस्तों। क्या है? यह हल्के पीले रंग का हल्का क्षारीय द्रव होता है जो आंत्र ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। मनुष्य में लगभग 2 से 3 मिलीलीटर आंत्र रस प्रतिदिन स्रावित होता है। मनुष्य में लगभग 2 से 3 लीटर आंत्र रस प्रतिदिन स्रावित होता है। आंत्र रस में निम्नलिखित एंजाइम उपस्थित होते हैं। मल्टोज को ग्लूकोज में बदल दिया जाता है। क्या करता है दोस्तों? मल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। सुक्रोज को साथियों, सुक्रोज चीनी को ग्लूकोज, सुक्रोज जो है चीनी को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में बदलता है। किसमें बदलता है? ग्लूकोज को फ्रक्टोज में बदल देता है साथियों। और लैक्टोज दोस्तों, लैक्टोज को ग्लूकोज तक गैलेक्टोज में बदल देता है। लैक्टोज को दोस्तों ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज में बदल देता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं साथियों। इरेप्सिन डाई तथा ट्राइपेप्टाइड प्रोटीन के अवयव को एमिनो अम्लों में तोड़ देता है। इस प्रकार आंत में संपूर्ण भोजन का पाचन हो जाता है साथियों। बड़ी आंत देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत छोटी आंत की तुलना में अधिक चौड़ी किंतु लंबाई में छोटी होती है। मनुष्य में यह लगभग 5 फीट लंबी तथा 2.5 इंच चौड़ी होती है दोस्तों बड़ी आंत। देखिए बड़ी आंत 3 भागों में विभक्त होता है दोस्तों, सीकम, फिर मलाशय और कोलम। सीकम, कोलम और मलाशय दोस्तों, रेक्टम जिसे बोलते हैं। मनुष्य में सीकम की से एक मुंडी ट्विस्टेड और कुंडलित कोलाइड लगभग 2 इंच लंबी रचना वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स निकलती है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग है साथियों। क्या है? एक अवशेषी अंग है। देखिए दोस्तों, बड़ी आंत कोई एंजाइम स्राव नहीं करती है। इसका कार्य केवल बिना पचे हुए भोजन को कुछ समय के लिए संचित करना होता है। यहाँ जल और कुछ खनिजों का अवशोषण होता है साथियों। पाचक ग्रंथियां, यकृत, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है दोस्तों? यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत कोशिकाओं से पित्त का स्राव होता है जो यकृत नलिका से होते हुए एक पतली पेशीय थैली पित्ताशय में सांद्रित एवं जमा होता है। यह विटामिन ए का संश्लेषण भी करता है। इसके अलावा यकृत ग्लूकोज के ग्लाइकोजन के रूप में संचित रखता है। पित्त का लगातार श्रवण करना यकृत का प्रमुख कार्य होता है दोस्तों। क्या होता है? यकृत का प्रमुख कार्य होता है। यद्यपि पित्त में एंजाइम नहीं होते हैं, फिर भी पित्त लवण भोजन और विशेषता वसाओं के पाचन के लिए अत्यावश्यक होता है। पित्त भोजन को सड़ने से रोकता है। क्या करता है दोस्तों? पित्त जो भोजन को सड़ने से रोकता है। लंबे समय तक शराब का सेवन हेपेटाइटिस बी एवं संक्रमण, विषाक्त धातुओं आदि के कारण यकृत सिरोसिस नामक रोग हो जाता है। क्या होता है दोस्तों? अधिक सेवन करने से दारू पीने से दोस्तों सिरोसिस नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। यकृत के अन्य कार्य दोस्तों देखिए, बाइल जूस एवं यूरिया का संश्लेषण, यूरिया सिंथेटिस दोस्तों। फिर दूसरा देखिए, कार्बनिक पदार्थ का संग्रहण। तीसरा, एंजाइमों का संग्रहण। चौथा दोस्तों, हिपेरिन का संवहन। पांचवा, लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए आयरन को स्टोर करना। पांचवा है साथियों अग्न्याशय। देखिए पेनक्रियाज, अग्न्याशय यू आकार की ग्रहणी के बीच स्थित है। एक लंबी ग्रंथि है जो बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों ही ग्रंथियों की तरह कार्य करता है। बहिस्रावी भाग से क्षारीय अग्न्याशी रस निकलता है जिसमें एंजाइम होते हैं। अंतःस्रावी भाग में इंसुलिन और ग्लूकागोन नामक हार्मोन का स्राव होता है। अग्न्याशय द्वारा ट्रिप्सिन एंजाइम का स्राव किया जाता है जो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है साथियों। श्वसन तंत्र दोस्तों, रिस्पिरेटरी सिस्टम। मनुष्य का श्वसन तंत्र निम्नलिखित अंगों से मिलकर बना होता है दोस्तों, जिसे नाक कहते हैं, नॉइज, फिर आप जानवर कहते हैं ग्रसनी, पैरेक्स, फिर स्वर तंत्र लैरिक्स दोस्तों, श्वास नली, फिर फेफड़ा लंग्स। इसके अतिरिक्त ब्रोंकी एवं ब्रोंकियोलस डायफ्राम और इंटरकोस्टल पेशियों भी श्वसन में सहायता करती है। मस्तिष्क में श्वसन केंद्र दोस्तों, मस्तिष्क का श्वसन केंद्र ग्रसनी, पैरेक्स हुआ स्वर तंत्र दोस्तों, फिर ब्रोंकी है, फिर आपका इंटरकोस्टल पेशिया है,
फिर डायफ्राम है दोस्तों, श्वसनिका है, फिर फुलरा है दोस्तों, फिर आपका पसलियां है। स्वर तंत्र, श्वसन तंत्र दोस्तों, नाक श्वसन मार्ग का प्रथम अंग है दोस्तों। नाक जो है श्वसन मार्ग का प्रथम अंग है। ग्रसनी और पाचन और श्वसन तंत्र दोनों के अंतर्गत आती है। वायु ग्रसनी से होते हुए श्वास नली में पहुंचती है। श्वास नली वक्ष गुहा थ्योरिक कैविटी में विभाजित होकर 2 श्वसनियों में बढ़ जाती है। प्रत्येक श्वसनी फेफड़ों में पहुंचकर श्वसनिकाओं में बढ़ जाती है। इनका अंतिम छोर वायु कोश में खुलता है। प्रत्येक वायु कोश फेफड़े की संरचनात्मक एवं कार्य की इकाई होती है साथियों। फेफड़ा देखिए दोस्तों, लंग्स, वक्ष गुहा में दोनों तरफ एक एक स्पंजी गुलाबी और लगभग शंक्वाकार फेफड़ा पाया जाता है। बाएं फेफड़े की अवतली खांच को हृदय खांच कहते हैं, जिसमें हृदय स्थित रहता है। फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त फुफ्फुस धमनी द्वारा पहुंचाया जाता है। यह मानव शरीर की एकमात्र धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है दोस्तों। किसमें बहता है? फुफ्फुस धमनी में दोस्तों अशुद्ध रक्त बहता है। चलिए दोस्तों, फेफड़े द्वारा शुद्ध किया हुआ रक्त ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोस्तों फुफ्फुस सिरा में जाता है। किसमें जाता है? फुफ्फुस सिरा पल्मोनरी वेन में द्वारा हृदय से बाएं अलिन कहा जाता है, बाएं अलिन लेफ्ट आर्टरी में पहुंचाया जाता है साथियों। यह मानव शरीर का एकमात्र सिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। डायफ्राम की उपस्थिति स्तनधारियों का मूलभूत लक्षण होता है साथियों। श्वसन के बारे में पढ़िए। रिस्पिरेशन दोस्तों, श्वसन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है। श्वसन एक ऐसा प्रक्रिया दोस्तों, श्वसन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है। और साथियों, इस प्रक्रिया में सामान्य स्थिति में ग्लूकोज और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा एनर्जी विमुक्त होती है। इसी कारण ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन सेलुलर फ्यूल कहा जाता है। चलिए दोस्तों, कभी कभी नवजात शिशुओं में साइनोटिक हृदय रोग, हृदय की संरचनात्मक गड़बड़ी जैसे फोरोमन ओवल तथा जन्मोपरांत भी बंद न होना आदि के कारण उनके रक्त का पूर्ण तरीके से शुद्धिकरण ऑक्सीजन से युक्त होना नहीं हो पाता है, जिससे उनकी त्वचा, नाखून, होठ आदि का रंग असमान रूप से नीला पड़ जाता है। इसे ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ब्लू बेबी सिंड्रोम। ऐसे शिशुओं को ब्लू बेबी कहते हैं। अपर्याप्त ऑक्सीजन के कारण रंग का नीला पड़ जाना साइनोसिस भी कहलाता है साथियों। कभी कभी फेफड़े द्वारा रक्त को शुद्ध न कर पाना इसका एक कारण होता है। साइनोसिस एक अन्य कारण है। मीथेमेगोलोबिनिया भी है। इसमें प्रदूषित भूमिगत जल से नाइट्रेट नवजात शिशुओं के शरीर में पहुंच जाता है, जिससे उनके रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता कमजोर पड़ जाती है एवं शरीर का रंग नीला पड़ जाता है साथियों। देखिए, अग्र महाशिरा, ये क्या है? अग्र महाशिरा है साथियों। ये क्या है? महाधमनी एरोटा इसे बोलते हैं। और पल्मोनरी शिरा इसे बोलते हैं दोस्तों, पल्मोनरी शिरा इसे बोलते हैं। पल्मोनरी वेन दोस्तों, दायां अलिन ये हुआ दायां अलिन साथियों। फिर देखिए पल्मोनरी धमनी, ये हुआ पल्मोनरी धमनी साथियों। पल्मोनरी शिरा ये हुआ दोस्तों। बायां अलिन आपका ये हुआ बायां अलिन, लेफ्ट आर्टरीज। मिस्ट्रल बल्ब ये हुआ दोस्तों। महाधमनी बल्ब ये वाला हुआ। बायां नीले साथियों ये हुआ। पल्मोनरी बल्ब आपका ये हुआ दोस्तों। अतिरिक्त पटीय बल्ब ये हुआ। फिर दायां अलिन देखिए नीचे वाला भाग दायां अलिन है दोस्तों। पश्चिम महाशिरा भी इंटीरियर वेनस कावा इसे भी कहते हैं दोस्तों। मानव हृदय की बाह्य संरचना है दोस्तों। चलिए देखते हैं हम लोग नीचे। रुधिर वाहिकाएं, ब्लड वेसल्स। रक्त रुधिर वाहिकाओं में प्रभावित होता है। रुधिर वाहिकाएं 3 प्रकार की होती है। एक पहला होती है धमनी, दूसरा होता है शिराएं, चौथा दोस्तों कोशिकाएं।
धमनियां देखिए दोस्तों, रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों में ले जाता है, रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों में ले जाता है। फेफड़ों में जाने वाली फुफ्फुस धमनियों, पल्मोनरी आर्टरीज के अतिरिक्त इनमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। धमनियां शरीर में काफी गहराई में धमनियां शरीर में काफी गहराई में स्थित होती है। महाधमनी एरोटा दोस्तों, यह शरीर की सबसे बड़ी धमनी है जो बाएं नीले से शुद्ध रक्त शरीर में पहुंचती है। बाएं नीले से कहाँ पहुंचती है दोस्तों? शुद्ध रक्त शरीर में पहुंचती है। फुफ्फुस धमनी देखिए दोस्तों, पल्मोनरी आर्टरी, यह दाएं नीले से अशुद्ध रक्त फेफड़े तक पहुंचती है। कहाँ पहुंचती है? दाएं नीले से अशुद्ध रक्त फेफड़े तक पहुंचती है। दायां अलिंद, यह शरीर से अशुद्ध रक्त प्राप्त होता है। दायां अलिंद क्या दोस्तों? यह शरीर से अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है। बायां अलिंद देखिए दोस्तों, बायां अलिंद में फेफड़े से शुद्ध रक्त आकर बाएं नीले में जाता है। बायां अलिंद क्या बताता है दोस्तों? बायां अलिंद में फेफड़े से शुद्ध रक्त आकर बायां नीले में जाता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। शिराएं, वेनस दोस्तों देखिए, ये रुधिर को विभिन्न अंगों से हृदय में ले जाती है। फुफ्फुसीय शिराओं के अतिरिक्त सबसे अशुद्ध रुधिर प्रभावित होता है। शिराएं त्वचा के समीप पाई जाती है साथियों। शिराएं कहाँ पाई जाती है? त्वचा के समीप दोस्तों। महाशिरा वेना कावा दोस्तों, यह हृदय के दाहिने भाग में हृदय के दाहिने भाग को ऑक्सीजन की कमी वाले रक्त की आपूर्ति करता है। यह 2 प्रकार का होता है, अग्र महाशिरा, दूसरा पश्च महाशिरा साथियों। फुफ्फुसीय शिरा पल्मोनरी वेनस, यह शुद्ध रक्त फेफड़ों से बायां अलिंद में पहुंचता है। शुद्ध रक्त जो है फेफड़ों से बायां अलिंद में पहुंचता है। और दायां नीला देखिए दोस्तों, यह अशुद्ध रक्त फुफ्फुसीय धमनी में पहुंचता है। अशुद्ध रक्त फुफ्फुसीय धमनी में भेजता है। और बायां नीला देखिए दोस्तों, यहाँ से शुद्ध रक्त शरीर के सभी ऊतकों में पहुंचता है। यहाँ से जो शुद्ध रक्त शरीर के सभी ऊतकों में पहुंचता है। रुधिर कोशिकाएं, ब्लड कैपिलरीज दोस्तों, ये बहुत ही महीन रुधिर वाहिनिकाएं हैं। क्या दोस्तों? ये बहुत ही महीन रुधिर वाहिनिकाएं होती है। इनकी भित्ति की मोटाई केवल एक कोशिका कैपिलरी के स्तर की होती है। ये धमनियों को शिराओं से जोड़ती है। शिराओं में रुधिर का पक्ष प्रवाह बैक फ्लो रोकने के लिए वेलेस पाए जाते हैं। बायां अलिंद और बायां नीले में एक छिद्र द्वारा खुलता है, जहां एक बल्ब पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बल्ब पाया जाता है साथियों। इसे दिक्पाटीय बल्ब कहते हैं। दायां अलिंद बायां नीले में एक छिद्र द्वारा खुलता है। दायां अलिंद बायां नीले में एक छिद्र द्वारा खुलता है, जहां एक दिक्पाटीय बल्ब भी पाया जाता है। देखिए तो साथियों, हृदय के दाहिने कक्ष में अवस्थित सिनोएट्रियल नोड ऐसे नोड हृदय गति को नियंत्रित करता है, जिसे प्राकृतिक पेसमेकर भी कहा जाता है। हृदय की पेसमेकर कोशिकाएं विद्युतीय तरंग उत्पन्न करती हैं, जो स्पंदन को निष्पादित करती है साथियों। हार्ड मरमरिंग क्या होता है दोस्तों? देखिए इसे, ये हृदय की वे धमनियां हैं जो क्या साथियों, ये हृदय की वे धमनियां हैं जो हृदय कपाटों या हृदय के निकट स्थित रक्त शिराओं में रक्त प्रवाह के कारण उत्पन्न होती है। बच्चों की तेज वृद्धि के समय इनका होना सामान्य है, जो बड़े होने पर स्वयं चला जाता है। कभी कभी गर्भावस्था, उच्च रक्तचाप या बुखार के समय हृदय की तेज धड़कने से हृदय को अधिक मात्रा में रक्त प्रवाह को संभालना पड़ता है। इसी कारण भी हार्ट मरमरिंग होता है। यह सामान्य मरमरिंग है एवं हानि रहित होता है, परंतु जब मरमरिंग क्षतिग्रस्त या अति कार्य किए हुए हृदय कपाट के कारण होता है, तो यह असामान्य मरमरिंग होता है, जिसके लिए उपचार की आवश्यकता होती है साथियों। रुधिर देखिए दोस्तों, रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है साथियों। प्राकृतिक कोलाइड है, जो मुख्यतः 2 अवयवों से मिलकर बना है, प्लाज्मा रुधिर कोशिकाएं, ब्लड सेल्स दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखिए हम लोग दोस्तों,
प्लाज्मा प्लाज्मा देखिए मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा लगभग 55% है दोस्तों होता है। यह रंगहीन तरल है एवं इसका अधिकाधिक भाग लगभग 90% जल होता है। इसमें अनेक प्रोटीन पाए जाते हैं। यह CO2 हार्मोन्स एवं अपशिष्ट को ले जाने का कार्य करता है, जैसे ग्लोब्यूलिन और एल्बुमिन एवं फाइब्रिनोजन। यकृत में बनने वाले प्लाज्मा प्रोटीन है दोस्तों। यकृत में बनने वाले प्लाज्मा क्या प्रोटीन है साथियों। रक्त कोशिकाएं ब्लड सेल्स देखें दोस्तों, ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। लाल रक्त कोशिकाएं इरिथ्रोसाइट्स, श्वेत रक्त कोशिकाएं ल्यूकोसाइट दोस्तों, प्लेटलेट लाल रुधिर कणिकाएं RBC देखिए दोस्तों, ये कोशिकाएं गोलाकार होती है। कैसी होती है ये कोशिकाएं गोलाकार होती है एवं इनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। इसमें केंद्रक क्या होता है अनुपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन नामक लाल वर्णक के कारण रुधिर का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन नामक लाल वर्णक के कारण रुधिर का रंग लाल होता है और O2 के वहन का कार्य करती है। इनका जीवन काल लगभग 120 दिन का होता है साथियों। रक्त का सामान्यतः pH स्तर 7.5 से लेकर 7.45 के बीच होता है। श्वेत रुधिर कणिकाएं WBC दोस्तों, ये अनियमित आकार की वो केंद्रक युक्त होती है। रुधिर में लाल रक्त कणिकाओं के अपेक्षा श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या कम होती है। ये संक्रमण से शरीर की रक्षा करती है। ये रक्त कोशिकाओं में सबसे बड़ी होती है। WBC का जीवन काल 1 से 4 दिनों का होता है। जो मोनोसाइट या केंद्र कानू का सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण है दोस्तों। केंद्र कानू का सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण है। लसिका कोशिकाएं लिम्फोसाइट सेल दोस्तों। लसिका कोशिका क्या बोलते हैं लिम्फोसाइट सेल्स श्वेत रुधिर कणिकाओं के महत्वपूर्ण घटक हैं एवं ये सबसे छोटी WBC है। ये 2 प्रकार की होती है साथियों। पहला देखिए लिम्फोसाइट, दूसरा क्या है T लिम्फोसाइट साथियों। इसका निर्माण लसिका गांठों पीलिया, स्प्लीन एवं थाइमस ग्रंथि तथा अस्थि मज्जा द्वारा किया जाता है। ये एंटीबॉडी और प्रतिरक्षा प्रोटीन का निर्माण करता है और शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एड्स होने पर इनकी संख्या बहुत कम हो जाती है। प्लेटलेट देखिए दोस्तों, ये सूक्ष्म एवं रंगीन होती है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। ये रुधिर स्कंदन, ब्लड क्लोटिंग, रक्त वाहिकाओं की मरम्मत तथा संक्रमण से शरीर की रक्षा में सहायक होता है साथियों। रक्त कोशिकाओं RBC, WBC, प्लेटलेट आदि का निर्माण जन्म से लेकर वयस्कों तक में लाल अस्थिमज्जा में रेड बोन मेरो में होता है साथियों। पीलिया को RBC का कब्रगाह भी कहते हैं क्योंकि यह मृत RBC का निपटान करती है। रक्त दाब का नियंत्रण अधिवक्र एड्रेनल ग्रंथि करता है साथियों। RBC का सामान्य संख्या कितना है देखिए दोस्तों, वयस्क पुरुष में 4.6 से लेकर 6 मिलियन मिलीमीटर है दोस्तों। वयस्क महिला में 4.2 से लेकर 5 मिलियन मिलीमीटर है साथियों। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति इस्कीमिया कहलाता है। क्या कहलाता है इस्कीमिया साथियों। और एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त का कुल मात्रा 5 से 6 लीटर होता है। कितना होता है दोस्तों 5 से 6 लीटर होता है। और रुधिर में हिपेरिन या एंटीथ्रोम्बिन नामक प्रतिस्कंदन पदार्थ पाए जाने के कारण रक्त में थक्का नहीं जमता है दोस्तों। रुधिर का कार्य देखिए दोस्तों, परिवहन O2 और CO2 हार्मोन्स एवं अपशिष्टों का परिवहन दोस्तों। रोगों से बचाव, रुधिर में उपस्थित प्रतिरक्षा एंटीबॉडीज विषैले बाहरी एवं असंगत पदार्थों को निष्क्रिय करके इनका विघटन कर देते हैं। देखिए शरीर की सफाई, टूटी फूटी मृत कोशिकाओं के कचरे या मलबे आदि को WBC भक्षण कर नष्ट करता है साथियों। शरीर का ताप नियंत्रण, जब अधिक सक्रिय भागों में तीव्र उपापचयन मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप रुधिर ताप बढ़ने लगता है तो रुधिर त्वचा की रुधिर वाहिनिकाओं में अधिक मात्रा में बहकर शरीर ताप का नियंत्रण करता है साथियों। थक्का जमना, घाव पर रुधिर के थक्का जमने से रुधिर का बहाव बंद हो जाता है दोस्तों। रुधिर का थक्का जमना एक जटिल प्रक्रिया होता है। रुधिर के जमने के प्रमुख चरण निम्न है। सामान्यतः रुधिर वाहिनी में नहीं जमता, परंतु यह क्षतिग्रस्त
रुधिर वाहिका से रक्त बहने लगता है तो उसमें उपस्थित प्लेटलेट और थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ स्रावित करती है। उच्छत ऊतक प्लस प्लेटलेट, छत प्लस ऊतक प्लस प्लेटलेट बराबर होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्राव साथियों। थ्रोम्बोप्लास्टिन एवं कैल्शियम की उपस्थिति में रुधिर में उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन नामक पदार्थ थ्रोम्बिन में परिवर्तित हो जाता है। प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम प्लस थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस थ्रोम्बिन होता है साथियों। थ्रोम्बिन प्लाज्मा में उपस्थित फाइब्रिनोजन को उत्प्रेरित करता है और उसे फाइब्रिन नामक अघुलनशील तंतु में बदल देता है दोस्तों। फाइब्रिनोजन प्लस फाइब्रिन यानी थ्रोम्बिन हो कहलाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। फाइब्रिन के तंतु एक जाल बनाते हैं जिसमें रुधिर कणिकाएं फंस जाती है और रक्त का थक्का बन जाता है साथियों। फाइब्रिन प्लस आरबीसी बराबर रुधिर का थक्का। रुधिर वर्ग ब्लड ग्रुप्स दोस्तों देखिए, सर्वप्रथम कार्ल लेडस्टिनर ने ज्ञात किया कि सभी मनुष्यों में रुधिर एक समान नहीं होता है। मनुष्य का रुधिर लाल रुधिर कणिकाओं में पाए जाने वाले एक विशेष प्रकार के प्रोटीन एंटीजेंस के कारण भिन्न होता है। रुधिर के एंटीजेंस एवं एंटीबॉडी लेडस्टिनर ने बताया कि मनुष्य के शरीर में गलत रुधिर अवधान ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण होने वाले अभिसंश्लेषण रक्त के अवयवों का चिपकना दो विशेष प्रकार के प्रोटीन के कारण होता है जिन्हें एंटीजन और एंटीबॉडी कहते हैं साथियों। रक्त दाब का मापन यंत्र क्या होता है? स्फिग्मोमीटर होता है रक्त दाब का मापक यंत्र दोस्तों। अब मानव शरीर का रक्त दाब क्या होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है और व्यक्ति के वृद्ध होने पर सामान्यतः उसका रक्तचाप बढ़ जाता है दोस्तों। जब व्यक्ति बूढ़ा होता है तो उसका रक्तचाप ऑक्सीजन जो है रक्तचाप का ब्लड का दोस्तों बढ़ जाएगा। प्रतिजन एंटीजन एंटीजूनियस दोस्तों, प्रतिजन वे पदार्थ हैं जो प्रतिपिंड व प्रतिरक्षी एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीपित करते हैं तथा प्रतिरक्षा तंत्र को परिवर्तित करते हैं। इसे एग्लूटिनोजेंस भी कहते हैं। ये सदैव लाल रुधिर कणिकाओं की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लगे हुए पाए जाते हैं। एंटीजेंस ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं तथा ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित अर्थात वंशागत होते हैं। मनुष्य में एंटीजन दो प्रकार के होते हैं, एक एंटीजन ए और दूसरा एंटीजन बी साथियों। एंटीबॉडीज इन्हें एंग्लूटियंस भी कहते हैं। ये रुधिर प्लाज्मा ब्लड प्लाज्मा या सीरम में पाए जाते हैं। एंटीबॉडी WBC में संश्लेषित गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन के रूपांतरण के फलस्वरूप संश्लेषित होता है। एंटीबॉडी भी दो प्रकार के होते हैं, एंटी ए और एंटी बी और बी दोस्तों, परंतु ये शुद्ध प्रोटीन के रूप में होते हैं। मनुष्य में रुधिर वर्ग एबीओ सिस्टम लेडस्टिनर के अनुसार एबीओ रुधिर वर्ग सिस्टम के अंतर्गत ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर मनुष्य में 4 रुधिर वर्ग ब्लड ग्रुप से पाए जाते हैं। पहला है रुधिर वर्ग ए, फिर रुधिर वर्ग बी साथियों, फिर रुधिर वर्ग ए बी और रुधिर वर्ग ओ भी है। उपर्युक्त चारों रुधिर वर्गों में से एबीओ वर्ग की खोज कार्ल लेडस्टिनर 1901 ईस्वी में की थी। रुधिर वर्ग की खोज कार्ल लेडस्टिनर कब किया था साथियों? 1901 में की थी। और रुधिर वर्ग ए बी की खोज डीके कैस्टॉल तथा स्टॉर्ली 1902 में किया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। रुधिर वर्ग में उपस्थित एंटीजन और एंटीबॉडी देखिए दोस्तों, रुधिर वर्ग हो गया, एंटीजन हो गया और एंटीबॉडी हो गया दोस्तों। और रुधिर वर्ग ए है दोस्तों तो एंटीजन ए होगा और उसका एंटीबॉडी जो है वो बी होगा साथियों। और जिसका रुधिर वर्ग बी है उसका एंटीजन बी होगा और एंटीबॉडी ए होगा दोस्तों, उल्टा होगा। अगर ए बी होगा तो एंटीजन ए बी होगा और एंटीबॉडी रहेगा ए बी में दोस्तों नहीं होता, नील होता है। और रुधिर वर्ग अगर ओ है तो उसका एंटीजन नील होगा और एंटीबॉडी उसमें ए बी होगा साथियों। इसलिए हम लोग रुधिर अवधान देखते हैं दोस्तों।
ब्लड ट्रांसफ्यूजन देखते हैं के लिए रुधिर वर्ग और किसी वर्ग को रुधिर दिया जा सकता है और किस वर्ग के रुधिर ग्रहण किया जा सकता है। देखिए रुधिर वर्ग अगर ए रहेगा, ब्लड ग्रुप ए है, तो उस व्यक्ति को ए या ए बी दिया जा सकता है और जो ग्रहण किया जा सकता है दोस्तों ओ और ए व्यक्ति से ग्रहण किया जा सकता है। और जिस व्यक्ति का रुधिर वर्ग ब्लड ग्रुप बी है तो वो बी और ए बी को दे सकता है, लेकिन ग्रहण लेगा किससे साथियों, तो ओ से लेगा और बी से लेगा। और जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है तो वो देगा, उसको रुधिर वर्ग दिया जाएगा दोस्तों ए बी का ही। अगर किसी का ग्रहण करना चाहेगा तो ओ से करेगा, ए से करेगा, बी से करेगा और ए बी से करेगा साथियों। जिसका रुधिर वर्ग ओ है और वो किसी को देना चाहता है तो ए देगा, बी देगा, ए बी देगा, ओ देगा दोस्तों। और लेगा वो दोस्तों, वो अगर किसी से लेना चाहेगा तो सिर्फ दोस्तों ओ से ही लेगा, और देना चाहेगा तो इतने मनुष्य के वर्ग जिसका ब्लड ग्रुप होगा दोस्तों उसको वो दे सकता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। मनुष्य में रक्त का अवदान, ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन मैन दोस्तों। यदि मनुष्य में एंटीजन ए है तो उसमें एंटीबॉडी बी पाया जाता है। यदि मनुष्य में एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए पाया जाता है। इस स्थिति में रक्त का अभिसंश्लेषण एंटील्यूगेशन चिपकना नहीं होता है। लेकिन यदि रुधिर वर्ग ए वाले व्यक्ति को रुधिर वर्ग बी रक्त दिया जाए तो ऐसी स्थिति में रुधिर ग्रहण करने वाले व्यक्ति के रुधिर में एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे के अनुरूप एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए और एंटीजन बी और एंटीबॉडी बी हो जाता है और रक्त का अभिश्लेषण हो जाता है। इस रक्त के अभिश्लेषण के कारण रुधिर वाहिनियों ब्लड वेसल्स में अवरोध उत्पन्न हो जाता है और व्यक्ति की मृत्यु तुरंत हो जाएगी दोस्तों। यही कारण कि रुधिर आधान खून चढ़ाने के समय रुधिर वर्ग का मिलान किया जाता है। जिस व्यक्ति का जो ब्लड है दोस्तों उसमें वही ब्लड ट्रांसफर किया जाएगा दोस्तों। यदि रुधिर वर्ग ओ वाले व्यक्ति का रुधिर वर्ग सभी रुधिर वर्गों वाले व्यक्तियों को दिया जा सकता है तो अतः ओ रुधिर वर्ग को सार्वत्रिक दाता, ओ रुधिर वर्ग को क्या कहते हैं, सार्वत्रिक दाता, यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है दोस्तों। रुधिर वर्ग ए बी वाले व्यक्ति को किसी भी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति का रुधिर दिया जा सकता है। अतः ए बी रुधिर वर्ग को सार्वत्रिक ग्राही यूनिवर्सल रिसिपेंट कहा जाता है। रुधिर वर्ग के जीन्स ऑफ द ब्लड ग्रुप्स मनुष्य की संततियों की लाल रुधिर कणिका आरबीसी में बनने वाले एंटीजन का निर्माण जीन्स करते हैं। इन जीन्स को अभिव्यक्ति अंग्रेजी में आई अक्षर से की जाती है। आई का अर्थ होता है आइसोहीमोग्लूटिन दोस्तों होता है। इसे निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त किया जाता है। आई ए यह एंटीजन ए का निर्धारण करता है, इसे प्रभावित जीन भी कहते हैं साथियों। आई बी एंटीजन बी का निर्धारण करता है, इसे प्रभावित जीन कहते हैं। आई ओ दोस्तों या किसी भी एंटीजन का विकास नहीं करता, इसे अप्रभावित जीन कहते हैं साथियों। चलिए दोस्तों रुधिर वर्ग ब्लड ग्रुप और जीनोटाइप देखते हैं हम लोग। ए में है आपका आई ए या तो आई ए या ओ होगा दोस्तों। अब बी में आपका आई बी या तो आई बी ओ होगा जीनोटाइप दोस्तों। और ए बी में आपका जीनोटाइप आई ए और आई बी होगा। और ओ में साथियों आई ओ और आई ओ होगा इसका जीनोटाइप दोस्तों। चलिए देखिए, किंतु जिस संतान या संतति को माता पिता से आई ए और आई बी जीन्स प्राप्त होंगे उसमें एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों विकसित होंगे, क्योंकि ये जीन समान रूप से प्रभावी होते हैं। अतः संतान का रुधिर वर्ग ए बी होगा। जो संतति आई ओ और आई ओ जीन्स प्राप्त करेगी उसमें कोई भी एंटीजन नहीं होंगे, पर उनका रुधिर वर्ग ओ होता है। रुधिर वर्ग का वंशागति इन हर्टिनेंस ऑफ ब्लड ग्रुप। रुधिर वर्ग और संतति का रुधिर वर्ग हो सकता है, नहीं भी हो सकता दोस्तों। देखिए डबल ए गुना ए जिसमें होगा उसमें ए या ओ ब्लड ग्रुप हो सकता है दोस्तों, और जो नहीं होगा बी और ए बी नहीं हो सकता है साथियों। ए गुना बी में ब्लड ग्रुप में दोस्तों ए होगा, बी होगा, ए बी होगा और ओ होगा दोस्तों, और नहीं जो हो सकता है नील है दोस्तों। और ए गुना ए बी में साथियों ए होगा, बी होगा, ए बी होगा दोस्तों, और नहीं होगा जो ओ जो है नहीं हो सकता है दोस्तों। ए गुना बी में साथियों ए होगा या ओ होगा, लेकिन बी और ए बी नहीं हो सकता साथियों।
बी गुना बी में दोस्तों बी होगा ओ होगा, लेकिन ए गुना ए भी नहीं हो सकता साथियों। बी गुना ए बी में दोस्तों ए होगा, बी होगा, ए भी हो सकता है लेकिन ओ नहीं हो सकता। बी गुना ओ में साथियों बी हो सकता है, ओ हो सकता है, लेकिन ए हो सकता है, ए भी नहीं हो सकता है। ए गुना ए बी में साथियों ए बी और ए बी हो सकता है, लेकिन ओ नहीं हो सकता है। ए बी गुना ओ में साथियों ए हो सकता है या बी हो सकता है, लेकिन ए बी और ओ नहीं हो सकता है। ओ गुना ओ में साथियों ओ हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए भी नहीं हो सकता, ए भी नहीं हो सकता दोस्तों। नहीं, ये जो है नहीं हो सकता, जितना इधर है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आरएच कारक या एंटीजन, आरएच फैक्टर ऑफ द एंटीजन, इस एंटीजन की खोज कार्ल लैंडस्टर द वीनर ने 1940 में रिसस मंकी को लाल रुधिर कणिकाओं में ज्ञात किया था। यह कारक मनुष्य में भी पाया जाता है साथियों। आरएच कारक के आधार पर मनुष्यों का वर्गीकरण, आरएच पॉजिटिव, आरएच प्लस, जिन मनुष्यों की आरबीसी में यह आरएच एंटीजन उपस्थित होता है उसे आरएच प्लस मनुष्य कहते हैं। आरएच निगेटिव, आरएच माइनस, जिन मनुष्यों में आरबीसी में यह आरएच एंटीजन अनुपस्थित होता है उन्हें आरएच माइनस मनुष्य कहते हैं। आरएच प्लस देखिए दोस्तों, रुधिर का आदान, ट्रांसफ्यूजन ऑफ आरएच प्लस ब्लड। सामान्यतः मनुष्य के रुधिर प्लाज्मा में आरएच एंटीजन का एंटीबॉडी आरएच माइनस नहीं पाया जाता, किंतु यह रुधिर आधान में किसी आरएच माइनस व्यक्ति को रुधिर आरएच प्लस का रुधिर चढ़ाया जाता है। तब उस समय उस ग्राही को रिसिपेंट आरएच एंटीजन फॉरेन बॉडी की तरह कार्य करता है, जिससे ग्राही व्यक्ति के रुधिर में आरएच एंटीजन प्रतिक्रिया करने के लिए आरएच एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है। इस अवस्था में ग्राही व्यक्ति पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता साथियों। पुनः आवश्यकता पड़ने पर ग्राही व्यक्ति आरएच माइनस में जिसके रुधिर में एच माइनस एंटीबॉडी का निर्माण हो चुका है को उस किसी आरएच प्लस व्यक्ति का रुधिर चढ़ाने पर इस व्यक्ति आरएच माइनस एंटीबॉडी के कारण दाता डोनर या आरएच प्लस व्यक्ति की लाल रुधिर कणिका आरबीसी एस ग्राही के रुधिर में समूह के रूप से चिपकने लगती है तथा रुधिर कणिकाओं का समूहन हो जाता है, जिससे रक्त का थक्का बनने के कारण रुधिर परिसंचरण रुक जाने से ग्राही की मृत्यु हो जाती है। अतः रुधिर आधान में अन्य एंटीजन्स की भांति आरएच माइनस एंटीजन को ज्ञात करना आवश्यक होता है। आरएच माइनस एंटीजन की वंशागति आरएच प्लस लक्षण आरएच माइनस लक्षण में प्रबल डोमिनेंट होता है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस यह आरएच कारक की संबंधित रोग है जो केवल गर्भावस्था में शिशुओं में होता है। इससे प्रभावित शिशु की गर्भावस्था में मृत्यु हो जाती है। ऐसे शिशु सदैव आरएच प्लस तथा इसकी माता आरएच माइनस तथा पिता आरएच प्लस होते हैं। रोग के कारण आरएच पॉजिटिव पुरुष तथा आरएच निगेटिव स्त्री में विवाह होने पर इसे उत्पन्न होने वाली संतति को भ्रूणावस्था एम्ब्रियोनिक स्टेज के परिवर्तन काल में भ्रूण की आरबीसी से आरएच कारक एंटीजन प्लेसेंटा से होकर माता के रुधिर में पहुंच जाता है। अब माता के रुधिर में इस बाहरी आरएच कारक एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है। सामान्यतः प्रथम गर्भ के शिशु को विशेष हानि नहीं होती है, क्योंकि इस समय तक माता के रुधिर में आरएच एंटीबॉडी की थोड़ी मात्रा बन पाती है, किंतु बाद में माता के रुधिर आरएच एंटीबॉडी के अधिक बन जाने के कारण अन्य गर्भ के आरएच प्लस शिशुओं में इस रोग की संभावना प्रबल होती है। इस स्थिति में माता के रुधिर आरएच माइनस एंटीबॉडी भ्रूण एम्ब्रियो के आरबीसी के आरएच एंटीजन के साथ मिलकर रुधिर का थक्का क्लॉट बना देता है, जिससे भ्रूण के रुधिर का समूहन हो जाता है तथा भ्रूण की मृत्यु हो जाती है। उपचार इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस रोग के उपचार के लिए रुधिर प्लाज्मा से तैयार किए इम्यूनोग्लोबिन IgC जिसमें अत्यंत प्रभावकारी आरएच माइनस एंटीबॉडी होता है कि कुछ मात्रा माता के रुधिर में इंजेक्ट की जाती है। यह इम्यूग्लोब्यूलिन का उन आरएच एंटीजन को नष्ट कर देता है जो भ्रूण को प्लासेंटा के माध्यम से माता के रुधिर में पहुंच जाता है साथियों। चलिए देखिए दोस्तों, आरएच कारक का संतति पर प्रभाव। माइनस आरएच कारक का संतति पर प्रभाव पिता माता और होने वाली संतति। आरएच प्लस दोस्तों, आरएच प्लस जो है आरएच प्लस समान नॉर्मल होता है। आरएच माइनस साथियों आरएच माइनस प्लस और आरएच प्लस समान नॉर्मल होता है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों।